हेलो माय डियर स्टूडेंट। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने अपवर्तन के कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में, जैसे कि अपवर्तन क्या होता है और अपवर्तन के नियम के बारे में अध्ययन कर लिया है। आइए आज हम अपवर्तन के अनुप्रयोग अर्थात उसका यूज कहाँ कहाँ पर है, इन चीज़ों को हम चर्चा करते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमने पिछली क्लास में चर्चा किया था कि अपवर्तन कैसा हो रहा है ये सतह पे डिपेंड करता है। इसीलिए सतह के आधार पे हमने देखा था कि सतह जो है प्लेन हो सकता है या कर्व हो सकता है। कर्व मतलब हम जनरली स्फेरिकल की बात करते हैं। तो हम लोग सिलेबस में दो तरह के अपवर्तन पढ़ेंगे मुख्यतः, या तो समतल सतह द्वारा अपवर्तन या तो गोलीय सतह द्वारा। ठीक है, हम लोग दो केस पढ़ेंगे, या तो समतल सतह द्वारा अपवर्तन और एक पढ़ेंगे हम गोलीय सतह द्वारा, प्लेन सरफेस, रिफ्रैक्शन बाय प्लेन सरफेस एंड रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस। ओके, गोलीय सतह द्वारा अपवर्तन स्फेरिकल सरफेस से। आइए थोड़ा सा जल्दी से चर्चा करके हम इसको आगे लेकर चलते हैं स्टूडेंट। देखिए, जो समतल सतह से अपवर्तन होता है इसमें हमने चर्चा वैसे किया है, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें दो केस मुख्यतः बनते हैं। एक होता है कि समतल सतह से अपवर्तन हो रहा है। देखिए स्टूडेंट, हम लोगों को जब भी अपवर्तन का केस पढ़ना होगा उसमें ऐसा कुछ होगा कि प्रकाश किरण किसी सतह में घुसेगी। कोई एक आपके पास वस्तु है, कोई ऐसा माध्यम है, पारदर्शी माध्यम, जिसमें प्रकाश किरण एंट्री लेगी, फिर उसको बाहर भी निकलना रहेगा, अर्थात वो एग्जिट भी होगी। अर्थात प्रकाश किरण का उसमें दो बार अपवर्तन होगा, एक बार इंटर करेगी, एक बार उससे बाहर निकलेगी। तो हम इन्हीं केसेस के बारे में पढ़ेंगे। और इसकी बात करें तो यहाँ पर हमारे पास पॉसिबल होते हैं, समतल में मुख्यतः दो प्रकार के अपवर्तन पढ़ने हैं। एक में आपतन वाली जो सतह है और जो निर्गत सतह है आपस में समांतर होती हैं। तो इस केस को हम लोग जनरली रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का नाम दे देते हैं कि आयताकार कांच का स्लैब है, इसके द्वारा अपवर्तन। और एक केस ऐसा बनता है जब आपतित सतह और निर्गत सतह ये दोनों आपस में समांतर ना होके इनके बीच में कुछ अन्य कोण बने, तो इस केस में हम इसको प्रिज्म का नाम देते हैं, जो कि हम अगला चैप्टर हमारा जो है जहां पर हम पढ़ने वाला है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, उसमें हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए इसको अभी छोड़ देते हैं। आइए जल्दी से हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे स्टूडेंट गोलीय सतह द्वारा अपवर्तन। जल्दी से, इसमें बहुत थोड़ा सा पढ़ना है तो इसको देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं कि कांच के आयताकार स्लैब द्वारा अपवर्तन। आयताकार स्लैब मतलब एक तरह से टुकड़ा हो गया, द्वारा अपवर्तन। आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ये जो है प्लेन सरफेस से अपवर्तन का केस है। रिफ्रैक्शन बाय रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो इसके बारे में हमने थोड़ी सी बातें चर्चा की है स्टूडेंट, लेकिन क्या क्या प्रश्न बनते हैं उनको ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा और हमें जानकारी चाहिए। तो आइए जल्दी से हम कर लेते हैं, इसमें क्या आपको जानना है, क्या परीक्षा में आपसे पूछेगा, एग्जाम में इससे संबंधित कौन सी चीज पूछी जाती है। तो देखिए, ये सिंपल सा केस आपको याद रखना है कि जैसे आपके पास कांच का मान लीजिए कोई आयताकार टुकड़ा है और इससे होकर प्रकाश किरण गुजर रही है, अर्थात इससे होकर पास कर रही है। ठीक है, आइए केस लेते हैं। मान लीजिए ये प्रकाश किरण इस पर आपतित हुई, इस पर पड़ने के बाद देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमें नॉर्मल ड्रा करना पड़ेगा। तो हम अगर मान ले कि एयर से ग्लास में जा रही है, ऊपर एयर है नीचे ग्लास है, तो क्या होगा स्टूडेंट, हम देख सकते हैं कि प्रकाश किरण यहाँ पर एक बार मुड़ेगी अभिलंब की ओर। ठीक है, ये कुछ ऐसे मुड़ेगी और यहाँ मुड़ने के बाद हम देख रहे जैसे ही यहाँ पहुँचेगी तो एक बार इसका फिर से अपवर्तन होगा, क्योंकि यहाँ मीडियम फिर से चेंज हो रहा है।
तो फिर से जब अपवर्तन होगा तो ये अब की डेंसर से रेयर में जा रही है, तो क्या होगा, ये अभिलंब से दूर जाएगी। ठीक है, तो ये हुआ। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमें एक तरह से देखें तो 3 किरणें मिल रही हैं। जो किरण एंट्री ले रही है इसको हम कहते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे, इसको जनरली हम वही रिफ्लेक्टेड रे अर्थात अपवर्तित किरण ही का नाम देते हैं। लेकिन ये देखिए, ये घुस रही है और ये निकल रही है। निकलने को हम जनरली यूज करते हैं निर्गत, इंग्लिश में कहते हैं इमर्जेंट। तो ये जो है निर्गत किरण कहलाती है, इमर्जेंट रे। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोग किरणों को नाम देते हैं। आगे देखिए इसमें कंडीशन क्या बनता है, अब ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पर पाएंगे आप कि ये जो एंगल है, जरा इनको ध्यान में देखें आप। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, मान लीजिए एंगल आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। अब देखिए चूंकि आयताकार कांच का टुकड़ा है तो यहाँ पे जो एंगल होंगे, ये अभिलंब जो है, ये दोनों आप ध्यान से देखेंगे तो आपस में पैरेलल होंगे। क्यों पैरेलल होंगे? क्योंकि इनका जो ये आप जो दोनों सतह थी ये समांतर थी। समांतर होने की वजह से इस पे जो लंब होंगे वो भी आपस में समांतर होंगे। तो इसका मतलब ये जो टोटल कोण है, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे भी देखिए 90 डिग्री। स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा इस चीज को। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये कोण R जो है, ये अगर समांतर के है तो ये कोण भी हो जाएगा R, इसका मान भी R हो जाएगा। क्यों? एकांतर कोण है। अगर ये दोनों ये R है, R हो गया, तो यहां से देखेंगे ये जो दूसरा एंगल बन रहा है, यहाँ पर ये आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का जो एंगल है, यहाँ पर बन जा रहा है I माइनस R। और यहाँ पे भी देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे फिर से एंगल हो जाएगा I, चूंकि सेम माध्यम है। तो ये वाला एंगल आप फिर से देखेंगे पीछे बढ़ाने पर, यहाँ होगा I माइनस R। आप अब देखिए आपतित किरण को और निर्गत किरण को, इन दोनों को देखने पर ध्यान से आप पाएंगे कि ये दोनों एक तरह से दो रेखाएं हैं और जिनको एक लाइन जो अपवर्तित किरण है कट कर रही है। और देखिए यहाँ पर दो कोण हैं जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एकांतर कोण है, आपस में समान है। तो एक कब होता है? जब दोनों रेखाएं आपस में समांतर हो। इसका अर्थ ये हुआ स्टूडेंट कि जब ग्लास स्लैब से अपवर्तन होगा उस स्थिति में जो आपतित किरण होगा और जो निर्गत किरण होगा, ये दोनों आपस में समांतर होंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ एक रिजल्ट ही याद रखना है, यही सिर्फ आपसे पूछा जाता है कि इस स्थिति में अपवर्तन के पश्चात क्या रिजल्ट आता है। तो आपको याद रखना है जो आपतित किरण होती है ये समांतर होती है किसके? निर्गत किरण के। इसमें स्टूडेंट सिर्फ एक ही चीज याद रखना है आपको, ठीक है? आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही है, इसके बारे में जानना है कि जब आयताकार कांच स्लैब से अपवर्तन होता है तो जो आपतित किरण है और जो निर्गत किरण है ये दोनों आपस में समांतर होती हैं। इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, तो आइए स्टूडेंट आगे चलते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको छोड़ते हैं यहीं पे। इसमें स्टूडेंट कभी कभी देखिए आगे की क्लासेस में, जैसे आप इंटरमीडिएट में हैं, वहाँ पे आपसे हो सकता है पूछ दिया जाए कि आपतित किरण और निर्गत किरण अगर समांतर हैं तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा। तो इसको हम जियोमेट्री की हेल्प से, मैथमेटिक्स की हेल्प से आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन आपके क्लास में अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, क्लास 10th के लेवल में इतना नहीं है, तो हम इसको इतना ही ध्यान रखें, ठीक है? चलिए अगला टॉपिक है हमारा स्टूडेंट गोलीय सतह द्वारा अपवर्तन। और हमने देखा है अभी शुरू में ही, पिछले क्लास में ही चर्चा किया है कि गोलीय सतह के केस में हम लोगों को कई केसेस बनते हैं। वहां पर अगर कोई एक सतह गोलीय हो जाता है तो उसको हम नाम देते हैं लेंस।
तब हम कहते हैं कि लेंस है, इससे अपवर्तन हो रहा है, जिससे वो लेंस है। और लेंस हमने वहां देखा था कि 4-5 केस बन रहे थे टोटल, जिनमें से हम लोगों को सिर्फ 2 केसेस के बारे में पढ़ना था। कौन कौन? एक ऐसा जिसमें दोनों सतह उत्तल था, और एक ऐसा केस जिसमें दोनों सतह अवतल था। तो उसको हमने नाम दिया था द्विउत्तल और द्विअवतल। लेकिन ऐसे समझिए, एक हमने देखा था ऐसा केस, और एक केस हमने लिया था स्टूडेंट कुछ इस तरह से। हमने देखा था कि यही 2 केस हमें आगे चल के पढ़ने हैं। इसको हम नाम देते हैं द्विउत्तल, और इसको हम नाम देते हैं द्विअवतल। ये देखिए अवतल, ये भी अवतल, तो दोनों अवतल हैं, इसीलिए एक साथ कहते हैं द्विअवतल। ये देखिए एक सतह और दूसरा सतह, दोनों सतह उत्तल है, मीन्स दोनों कॉन्वेक्स हैं, तो हम कहते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस एंड बाई कॉनकेव लेंस। तो इन्हीं के बारे में हमें सिलेबस में खाली पढ़ना है, तो आइए इन्हीं को लेकर आगे चलते हैं। स्टूडेंट, इनके बारे में कुछ विशेष चीज़ें, जैसे हमने देखा था जब हम दर्पण पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था कि इसमें जो डिफिनीशंस हैं, जो परिभाषित चीज़ें हैं, उनको हमने पहले सीखा था। तो यहाँ पर आइए देख लेते हैं कि क्या क्या परिभाषित चीज़ें होती हैं। ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले देखेंगे हम द्विउत्तल के बारे में। देखें तो स्टूडेंट आप ध्यान से देखेंगे तो द्विउत्तल में 2 सतह थे और दोनों उत्तल थे। तो 2 गोलीय अगर सतह है, इसका मतलब 2 गोले का हिस्सा है, तो 2 गोला किस तरह से मिलकर उत्तल लेंस बनाएंगे? ऐसा तब संभव होगा जब दोनों गोले एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हों। ओवरलैप मतलब एक का हिस्सा दूसरे के अंदर हो, तो इस केस में हम ओवरलैप कहते हैं इस स्थिति को। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो कॉमन सतह है, जो कॉमन वाला हिस्सा है पहले और दूसरे गोले का, वो वही है उत्तल लेंस का स्वरूप। ऐसा ही उत्तल लेंस होता है। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें जो डिफाइंड टर्म है उनको ध्यान दीजिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम लेंस पाते हैं तो हमारे पास यही सिर्फ हिस्सा होता है। हमें जो है पूरा गोला नहीं हमारे पास रहता, हमारे पास सिर्फ जैसा जो रंगीन हिस्सा है उतना ही हिस्सा होता है, जिसको हम उत्तल लेंस कहते हैं। तो बाकी हिस्सा हमने बनाया क्या हुआ, इसको जरा समझ लीजिए। यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, जो 2 गोले हैं इनके पास अपना अपना केंद्र होता है। ये मान लीजिए है पहला गोला, तो पहले का केंद्र, इसको हमने नाम दिया सेंटर 1। ये जो दूसरा गोला है, दूसरा का केंद्र को हमने नाम दिया सेंटर 2। तो ये जो दोनों को गोले के केंद्र हैं, इनको मिलाने पर स्टूडेंट जो लाइन बनती है, यही लाइन कहलाती है मुख्य अक्ष। वहां पर देखिए हमने दर्पण में पढ़ा था मुख्य अक्ष किसको कहते हैं, तो वहां पे था ध्रुव को सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाने वाली रेखा। यहाँ पे देखिए ध्रुव तो है नहीं, यहाँ पर दोनों गोलों के अपने अपने सेंटर हैं। तो पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर को दूसरे सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाने वाली लाइन जो है वही कहलाती है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ, तो आप कहेंगे इन द केस ऑफ स्फेरिकल लेंसेस द लाइन ज्वाइनिंग बोथ सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर डिफरेंट सर्फेसेस। जो यहाँ पे दोनों सर्फेसेस हैं, इनके जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, पहला देखिए सरफेस का, पहला सरफेस जो है ये दूसरा गोले का हिस्सा है। ध्यान से देखिए, ये जो सरफेस पहले पड़ रहा है ये दूसरे गोले का हिस्सा है, इसका सेंटर यहाँ पर है, और दूसरा सरफेस पहले गोले का हिस्सा है, इसका सेंटर यहाँ है। तो इन दोनों गोलों को सेंटर को मिलाने वाली लाइन को ही क्या नाम देते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस या हम कहते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है स्टूडेंट, एक डिफिनेशन आपको ध्यान में रखना है। अगला डिफिनेशन जो टर्म जरूरी है आपके लिए वो ये है कि हम ये एज जो है, किनारा जो है गोले का, मतलब अगर आप इसको सामने से देखेंगे तो सर्कुलर लगेगा, उसका जो डायमीटर है, इसको जहां इंटरसेक्ट कर रहा है, मीन्स एक तरह से कह सकते हैं दिस इज द जियोमेट्रिकल सेंटर ऑफ दिस लेंस। हाँ, इस लेंस का क्या है वो ज्यामितीय केंद्र, अर्थात बीचों बीच का जो बिंदु है, इस बिंदु को नाम देते हैं ऑप्टिकल सेंटर, या हिंदी में कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। तो इसको हम ऑप्टिकल सेंटर का पहला लेटर है ओ, इसलिए ओ से डिनोट करते हैं इसको। तो ओ क्या कहलाता है? ऑप्टिकल सेंटर, जो कि हम डिफिनीशन इसको दे सकते हैं ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द लेंस। हाँ,
ज्यामितीय केंद्र। हाँ, ऑप्टिकल सेंटर को हम हिंदी में कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। और इसकी परिभाषा बनानी हो अगर तो हम कह सकते हैं लेंस के ज्यामितीय केंद्र को या लेंस के बीचों बीच के बिंदु को ही हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। बीच हमने नहीं कहा, बीचों बीच मतलब एकदम मध्य में जो बिंदु होता है वही कहलाता है प्रकाशिक केंद्र। बाकी डिफिनेशन की बात करें स्टूडेंट तो आप याद करिए वहां पे दर्पण में आपको जो सबसे महत्वपूर्ण टर्म मिला था वो था फोकस। तो यहाँ लेंस के केस में भी फोकस होता है। जल्दी से हम देख लेते हैं स्टूडेंट कैसे होता है। ऐसे ही जैसा हमने पहली बात उत्तल लेंस के केस में देखा है, ऐसे ही हम लोगों को अवतल लेंस भी जानना है। इसको आइए जल्दी से कर लेते हैं। तो अवतल लेंस के केस में भी यहाँ पे दो स्फेरिकल सरफेस होते हैं स्टूडेंट। अब देखिए अवतल लेंस अगर आपको बनाना है तो यही पॉसिबिलिटी है कि अगर दो सतह दो गोले का हिस्सा लेना है तो यही एक केस है जब दोनों गोले एक दूसरे को कांटेक्ट में टच न करें तो उस केस में जो बीच वाला सरफेस बीच वाला क्षेत्र है, हाँ, इसको अगर हम ध्यान में देखें तो यह जो है बीच वाले क्षेत्र को आप देखेंगे दो सरफेस से घिरा है और ये दोनों सरफेस कैसे हैं अवतल। बाहर से देखने पे इधर से देखिए चाहे इधर से देखिए ये दोनों तल कैसे हैं अवतल। तो इसीलिए इस बीच वाले सतह को बीच वाले जो हिस्सा है इसको अगर हम लेंस माने लेंस बनाए इस तरह का तो हम नाम देते हैं अवतल लेंस। वैसे द्वि अवतल है लेकिन हम सिर्फ इसको नाम देते हैं अवतल लेंस। इसमें कुछ और बातें ध्यान दे लेते हैं। जैसे वहां पर हमने देखा पहले गोला का भी सेंटर एक है C1, सेकेंड स्फीयर का सेंटर अगर है C2 तो इन दोनों को सेंटर को मिलाने वाली लाइन कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। अगेन जो यहाँ पर मिड पॉइंट होगा बीचों बीच का जो बिंदु होगा ज्योमेट्रिकल सेंटर भी कह सकते हैं, दैट इज ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द गिवन लेंस। इस लेंस का ये कहलाएगा ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाशिक केंद्र। इसका वही रोल होता है लाइट रेज के केस में जैसा कि वहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर का था। जैसा कि स्टूडेंट हम लोगों ने देखा था सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइन विदाउट डेविएशन जो है वो उसी मार्ग पे लौट जाती है और यहाँ पे भी ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइन विदाउट डेविएशन पास हो जाती है। तो आइए हम इसको आगे लेकर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है स्टूडेंट लेंस से संबंधित, वो है फोकस। हम जानते हैं स्टूडेंट कि कोई भी लेंस हो या दर्पण हो प्रतिबिंब कैसा बनाएगा प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा ये मुख्य रूप से डिपेंड करता है उसके फोकस पे। उसका फोकस कहाँ है यही सब कुछ को डिसाइड करता है। प्रतिबिंब के बारे में सब कुछ एवरीथिंग इज डिटरमाइंड बाय इट्स फोकस, ठीक है। तो फोकस सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप ये भी कह सकते हैं फोकस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेंस और मिरर, अर्थात मुख्य गुण जो उसके प्रतिबिंब की प्रकृति को इन सबको डिसाइड करेगा उसका फोकस ही होता है। तो आइए हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा फोकस के बारे में। दर्पण में हमने फोकस डिफाइन किया था स्टूडेंट, लेंस में भी फोकस आप उसी तरह से डिफाइन करेंगे। फोकस की डिफिनीशन आपने देखा था क्या है, फोकस एक बिंदु है और उस बिंदु को हम कैसे प्राप्त करते हैं तो आप जानते ही हैं। एक बार आइए फिर से देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोकस। तो फोकस की डिफिनीशन याद करिए, हमने दर्पण में क्या पढ़ा था, हमने देखा था कि फोकस एक बिंदु है जिसको हमें ढूंढना होता है। कैसे ढूंढते हैं उसकी डिफिनीशन है, डिफाइन है कि मुख्य अक्ष के समांतर किरण हम लेकर अगर चलें तो वो फाइनली जहां पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, हाँ, विथ आफ्टर इंटरेक्शन विथ मिरर और लेंस, अर्थात लेंस हो चाहे दर्पण हो उससे इंटरेक्शन के पश्चात, जैसे दर्पण है तो इंटरेक्शन का अर्थ वहां परावर्तन होगा, लेंस है तो उसका इंटरेक्शन का अर्थ हुआ उससे उसमें गुजर जाएगा प्रकाश किरण। तो दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात या लेंस में क्या कहेंगे गुजरने के पश्चात, क्योंकि लेंस में परावर्तन नहीं होगा बल्कि प्रकाश किरण उसमें से गुजर जाती है, उसमें क्या हो जाती है पास कर जाती है। तो आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस जहां पर प्रकाश किरण मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होगी वही कहलाता है लेंस का फोकस। तो यहाँ पे क्या क्या स्थितियां बनती है स्टूडेंट, आइए जल्दी से देख लेते हैं। हम देख सकते हैं स्टूडेंट कि जैसे मान लीजिए हम एक उत्तल लेंस लें और एक अवतल लेंस लें तो दोनों में देखिए क्या स्थितियां संभव है।
सबसे पहला काम आप करते हैं, मुख्य अक्ष बनाते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे दर्पण से एक चीज थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिफरेंट ये होता है कि दर्पण में आप देख रहे थे एक साइड पॉलिश था, तो पॉलिश होने की वजह से उसमें दूसरे साइड से लाइट पड़ने का कोई चांस ही नहीं था, उसमें सिर्फ एक ही तरफ से लाइट डाला जा सकता था। लेकिन ये तो लेंस है, इसमें तो प्रकाश गुजर जाएगा, एक पार से दूसरी पार चला जाएगा। तो प्रकाश किरण हम चाहे लेफ्ट से भी डाल सकते हैं, चाहे हम राइट से भी डाल सकते हैं। तो देखिए इसमें जो है क्या कंडीशन बन सकता है, क्योंकि फोकस की डिफिनीशन में तो सिर्फ यही है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें। तो अगर मुख्य अक्ष के समांतर इसमें हम प्रकाश किरण लेकर चले, मान लीजिए हम बाएं से ले चल रहे हैं स्टूडेंट, तो आप देखेंगे उत्तल लेंस में सामान्यतया ये दाहिनी तरफ कुछ दूरी पर जाकर मिलता है। तो उसके हिसाब से फोकस की डिफिनीशन तो यही हुई, यही फोकस हुआ। जहां पर मुख्य अक्ष के समांतर किरणें गुजरने के पश्चात जहां मिलेंगी वही तो होगा फोकस। लेकिन देखिए इसमें एक और स्थिति संभव हो रहा है। हम लोग जो इसको बाएं साइड से प्रकाश किरण लेकर आए, यहां से ना लाकर अगर हम इसको दाहिने साइड से आपतित करते, मुख्य अक्ष के समांतर ही तो खाली कहा था उसने, तो समांतर हम तो दाहिने से भी ले सकते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करें तो हम देख पाते हैं कि ये दोनों प्रकाश किरणें कहाँ पे मिलेंगी, लेफ्ट साइड में। तो इसका फोकस यहाँ भी होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि उत्तल लेंस में या कहें लेंस में दो फोकस संभव है, एक उसके बाएं तरफ भी संभव है और एक उसके दाहिने तरफ। तो हम देख सकते हैं कि लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब चाहे तो इनको नाम भी दे सकते हैं F1 F2, लेकिन इनकी डिस्टेंस जो है लेंस से इक्वल होती है। और जैसे कि फोकल लेंथ वहां पे आपने पढ़ा था, फोकस दूरी क्या था, दर्पण से फोकस की दूरी। हालांकि दर्पण की जगह ध्रुव से बोलते हैं, ध्रुव से फोकस की दूरी। यहाँ पे ध्रुव की जगह क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। तो आप कहेंगे O से F की दूरी जो होगी, O से F1 की या O से F2 की जो दूरी होगी वही कहलाएगी लेंस की फोकस दूरी। और ये दोनों साइड जो है इक्वल होगी, अर्थात जितना लेफ्ट में होगी डिस्टेंस उतना ही राइट में होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि लेंस की फोकस दूरी लेंस में दो फोकस होते हैं, तो दोनों साइड इसकी फोकस दूरियां होती हैं। लेकिन थोड़ा सा और आगे समझने हैं स्टूडेंट, हम जानते हैं कि हम लोग यहाँ जो कुछ करते हैं, अब देखिए किसी का मन इधर से किया बनाने का, कोई उधर से बनाने लगा, तो सब में अलग दिखेगा, चीजें अलग हो जाएंगी। इसीलिए हमने वो कुछ कन्वेंशन लिया है, शुरू में कन्वेंशन लेकर चले हैं। हाँ, कुछ हम परिपाटी लेकर चलते हैं। क्या लेकर चलते हैं कि जो आपतित प्रकाश किरणें होती हैं वो सदैव किधर से डाली जाती हैं, लेफ्ट से। आपतित प्रकाश किरणें सदैव बाएं साइड से दाएं डाली जाती हैं। तो अगर हम प्रकाश किरणें, उसने कंडीशन दे दिया कि बाएं से ही लेना है, तो दाहिने वाली तो हम लेंगे नहीं। इसका अर्थ है कि हमारे ऊपर कंडीशन लग गया। अब हम आपतित प्रकाश किरण किधर से ले चलेंगे, बाएं से दाएं। तो ये जो है हम देखेंगे फोकस हमें मिलेगा दाहिनी तरफ। तो इस स्पेशली इसी वजह से हम दाहिने तरफ वाले फोकस को मेन मानते हैं। इसीलिए प्रश्न को हल करते समय स्टूडेंट ध्यान देंगे, जब फोकस दूरी का मान रखना होगा तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार, देखिए फोकस तो इसके दोनों है, यहाँ पे F1 F2 हमने जो भी लिखा था दोनों ही सेम है, दोनों सेम इंपॉर्टेंस रखते हैं। लेकिन चिन्ह परिपाटी को ध्यान में रखें तो प्रकाश किरण बाएं से दाएं चलेगी। बाएं से दाएं के केस में फोकस किधर मिल रहा है, दाहिने साइड मिल रहा है। इसीलिए जो फोकस दूरी होती है उत्तल लेंस के केस में हम लेते हैं धनात्मक, पॉजिटिव लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये किस साइड में है, राइट साइड में, दाहिने साइड में। क्योंकि दाहिने साइड में धनात्मक लेते हैं और बाएं साइड में ऋणात्मक लेते हैं। तो इसका फोकस दाहिने में है चिन्ह परिपाटी के हिसाब से, इसीलिए हम उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक लेते हैं। ठीक है, अब आइए अगला देखते हैं अवतल लेंस। इसमें स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं कि फिर से वही केस बन रहा है। अवतल लेंस में जो है ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, तो ये प्रकाश किरणों को डाइवर्ज करता है। तो डाइवर्ज करने की वजह से आगे तो मिलेंगी नहीं, इनको आप पीछे बढ़ाएंगे तो मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो इनमें हम देख रहे हैं कि इस तरह से हमें फोकस प्राप्त होगा। ऐसे ही अगर प्रकाश किरण दाएं से आपतित करेंगे तो इसका फोकस दाएं साइड मिलेगा। तो हम देख रहे हैं इसमें भी दो तरह के दो फोकस संभव है और दोनों ही मुख्य फोकस है।
दोनों ही सेम इंपॉर्टेंस रखते हैं, समान महत्व रखते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि लेंस के केस में चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, इसमें दो फोकस होते हैं, दो मुख्य फोकस होते हैं और दोनों की दूरियां प्रकाशिक केंद्र से समान होती है। जहां जितना f1 दूर होता है उतना ही f2, जितना f1 दूर होता है उतना ही f2। तो दोनों दूरियां समान होती है और जो भी दूरी होती है वही कहलाती है फोकस दूरी। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट इसको हम लेकर आगे चलते हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए एक चीज आपने सीखा कि उत्तल लेंस अगर चिन्ह परिपाटी को ध्यान में रखे तो इसका फोकस दाहिने तरफ है तो फोकस दूरी धनात्मक ली जाती है। ऐसे ही प्रश्न को हल करते समय अवतल लेंस में हम देख रहे हैं चिन्ह परिपाटी के अनुसार प्रकाश किरण बाएं से दाएं जब आपतित किए तो इसका फोकस बाएं साइड मिल रहा है, अर्थात फोकस दूरी इसकी क्या लेंगे हम, निगेटिव, ऋणात्मक लेते हैं व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ठीक है, प्रश्न को हल करते समय इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक लेते हैं। चलिए, अच्छा कुछ और महत्वपूर्ण बातें स्टूडेंट ध्यान समझिए। यहां पर देखिए जब दर्पण हम पढ़ रहे थे तो दर्पण के केस में हमने देखा था जो फोकस दूरी का मान था, याद करिए वहां जो फोकस दूरी का मान था हम लोगों ने ज्ञात किया था, हमने हल किया था और हमने देखा था दर्पण का जो फोकस दूरी था F इक्वल टू वो आया था R/2, अर्थात जो रेडियस था उसका आधा। हाँ, इसका मान फिक्स था, अर्थात कोई अगर कर्वेचर बन गया, कोई आपका दर्पण बन गया एक बार, तो इसमें रेडियस तो फिक्स है, दर्पण तो मोड़ा नहीं जा सकता, कांच का बना है तो ये मोड़ेगा नहीं, तो उसके हिसाब से अगर इसका रेडियस फिक्स है तो फोकस दूरी भी फिक्स रहेगा, क्योंकि फोकस दूरी जो है सिर्फ और सिर्फ किस में निर्भर करता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। हाँ, ये जो है सिर्फ वक्रता त्रिज्या पे निर्भर करता है, जिसकी वजह से इसका फोकस दूरी फिक्स होता है। लेकिन वहीं पर देखिए लेंस में क्या होता है स्टूडेंट, ये डेरिवेशन आपके सिलेबस में है नहीं ये फार्मूला, लेकिन थोड़ा सा चर्चा कर लेना चाह रहे हैं ताकि आपको बेसिक्स पता रहे। जो लेंस होता है स्टूडेंट, उसकी फोकस दूरी के लिए जो फार्मूला होता है वो है 1/f इक्वल टू होता है μ2/μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, कुछ इस तरह का फार्मूला होता है स्टूडेंट वहां पर। इसको वहां पर हम लोग इंटर में देखेंगे लेंस मेकर्स फार्मूला नाम से जानते हैं। देखिए इसका नाम ही जो है बहुत वैल्यूएबल यहाँ पर दिख रहा है ना, लेंस मेकर्स, अर्थात लेंस को मेक बनाने वाला। अर्थात देखिए लेंस का महत्वपूर्ण गुण, उसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है फोकस दूरी, अर्थात सब कुछ वही डिसाइड करता है और फोकस दूरी को ये सब डिसाइड करते हैं, इसीलिए इस फार्मूला को लेंस मेकर्स फार्मूला कहा जाता है। ठीक है, और आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ फोकस दूरी जो है f किस पर निर्भर कर रही, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर 4 वेरिएबल है, μ1 μ2 r1 r2, 4 चीजों पर निर्भर कर रहे हैं, समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पर 4 चीजें क्या होती हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल हम एक लेंस बनाए उत्तल लेंस, अब ध्यान से देखिए इसको, इसमें 4 चीजें कहाँ कहाँ है, μ1 μ2 क्या है, देखिए μ1 होता है बाहर का मीडियम, μ2 होता है लेंस का मीडियम। तो बाहर फिर से देखिए इसके पहले जो मीडियम है वही तो बाद में भी होगा, क्योंकि उसी में ये रखा हुआ है लेंस, तो फिर से बाहर क्या हो जाएगा μ1, ये हो गए μ1 और μ2। r1 r2 होते हैं स्टूडेंट जो पहला सरफेस आपको मिलता है, पहला सरफेस बाएं से चलिए, यहाँ से पहला सरफेस मिला, तो ये जो सरफेस है इसके रेडियस को हम नाम देते हैं r1, पहले सरफेस के रेडियस को नाम देते हैं r1। और ऐसे ही जो दूसरा सरफेस है, दूसरा सरफेस इसका भी रेडियस होगा यहाँ लेफ्ट साइड में कहीं पे, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अर्थात इसकी वक्रता त्रिज्या को हम r2 नाम दे रहे हैं। तो हम देख पा रहे हैं स्टूडेंट कि इसमें μ1 μ2 r1 और r2 यहाँ पे 4 वेरिएबल है, 4 चर हैं जिन पर फोकस दूरी का मान निर्भर कर रहा है, अर्थात यहाँ पे दर्पण जैसा नहीं है। और मान लीजिए r1 r2 तो नहीं चेंज हो सकते, लेकिन मीडियम तो चेंज हो सकता है। जैसे लेंस आपका जो है कांच का बना है, इसको हवा में रखे हैं तो μ1 हवा का रखा जाएगा मान, अगर उसी लेंस को पानी में डुबा दिए तो μ1 की जगह पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखेंगे, अर्थात μ1 μ2 बदल सकता है, और ये अगर बदल रहा है तो f का मान भी बदल सकता है।
इसीलिए स्टूडेंट लेंस जो होता है ना, इसकी फोकस दूरी निश्चित नहीं होती जनरली। सामान्यतः जैसे हवा में हमेशा रख रहे हैं तो मान सकते हैं कि फोकस दूरी हवा में हर जगह समान होगी, लेकिन अगर मीडियम चेंज कर रहे हैं, हवा से बजाय तेल में डाल दिए, केरोसिन में डाल दिए, टारपीन में डाल दिए तेल में, या आप जो है पानी में डाल दिए, तो अलग अलग स्थितियों में उसी लेंस का फोकस दूरी अलग अलग हो जाएगा। यहां तक कि समझिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक केस की बात कर रहे हैं, जैसे अगर आप एक ग्लास लीजिए, ग्लास का उत्तल लेंस है, हाँ आपके पास एक उत्तल लेंस है, दिस इज ए कन्वेक्स लेंस। समझिए इस बात को, अगर एक ग्लास का बना हुआ है और इसको बाहर आप एयर मतलब अंदर घना सघन माध्यम है, बाहर विरल माध्यम है, ऐसा केस बन रहा है। ग्लास का लेंस जैसा सामान्यतः बना होता है, उसको हम हवा में रखते हैं, एयर में। तो इस केस में स्टूडेंट आप देखेंगे कि प्रकाश किरणें जो हैं, समांतर प्रकाश किरणें इनमें पड़ेंगी तो ये उनको इकट्ठा करेगा। इनको क्या करेगा? इकट्ठा। इकट्ठा मीन्स कन्वर्ज करता है। तो इसलिए यहाँ पे इसका नेचर की बात करें तो एक ऐसा नेचर शो कर रहा है कन्वर्जिंग लेंस का। ये कन्वर्जिंग लेंस का काम कर रहा है, अर्थात प्रकाश किरणों को एक जगह इकट्ठा कर रहा है। लेकिन ध्यान से समझिए, यही जो है लेंस, कन्वेक्स लेंस ही एक दूसरा केस ले रहे हैं। अगर जैसे मान लीजिए एक पानी का हवा का बुलबुला है पानी में, हाँ पानी है, पानी तो जो है आप जानते ही हैं, इसके अंदर मान लीजिए एक हवा का बुलबुला है। अब देखिए हवा का जो बुलबुला है, देखिए पानी के अंदर हवा का बुलबुला है। अब हवा का जो बुलबुला होता है, हम थोड़ा सा चपटा बनाए हैं, आप परेशान मत होइएगा। कुल मिलाकर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो दोनों सतह हैं, इसका प्रकाश किरण जब भी पड़ेगी तो उत्तल सतह पे पड़ेगी और उत्तल से ही निकलेगी। तो ये भी ना डबल कन्वेक्स हुआ, तो इसको भी हम उत्तल लेंस ही कहेंगे एक तरह से। तो ये देखिए उत्तल लेंस है, यहाँ पे पानी है बाहर, और जो लेंस उत्तल लेंस है वो किस चीज का बना है? हवा का। लेकिन यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या होगा, अब की बार ये जो प्रकाश किरणें इसमें पड़ेंगी तो ये मिलने की बजाय एक दूसरे से दूर हो जाएंगी, यहाँ पर फैल जाएगा। अंदर का मीडियम आपकी रेयर है, बाहर डेंसर हो गया, तो इसका जो प्रकृति है, इसका गुण है, वो भी बदल गया। यहाँ पर इसका प्रकृति क्या था? कन्वर्जिंग लेंस का, अर्थात ये प्रकाश किरणों को एक दूसरे की तरफ मोड़ रहा था। लेकिन यहाँ पर लेंस वैसा ही है, उसका डिजाइन वैसा ही है, तो कॉन्वेक्स लेंस ही, लेकिन इसका नेचर बदल गया। क्यों बदल गया? माध्यम की वजह से। यहाँ पर अंदर डेंसर था, बाहर रेयर था, अर्थात अंदर घना, बाहर कम घना, सघन और विरल। यहाँ पे अंदर विरल हो गया, बाहर सघन हो गया। तो आप देख रहे हैं सारा यथास्थिति, इसका वर्किंग पूरी तरह से बदल गया। अब ये जो है काम करेगा डाइवर्जिंग लेंस का। हिंदी में कहें तो इसको हम कहते हैं अभिसारी, और ये काम करेगा अपसारी। स्टूडेंट एक बात आप ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं आप लोगों को गलत बता दिया जाता है, इसको अभिसारी लेंस का नाम ही दे दिया जाता है। देखिए अभिसारी होना या अपसारी होना एक गुण है, ये लेंस का नाम नहीं है। ये लेंस के बिहेवियर को बताता है कि लेंस कैसा काम कर रहा है। हाँ, जब लेंस प्रकाश किरणों को एक दूसरे से मिलाता है, अर्थात इकट्ठा करता है, अभिमुख, अभी मतलब एक दूसरे की तरफ मुंह करके लोग खड़े होते हैं तो हम कहते हैं अभिमुख। वैसे ही अगर प्रकाश किरणें एक दूसरे की तरफ मुड़ रही हैं तो हम कहेंगे कैसा प्रकृति है, कैसा गुण बता रहा है? अभिसारी का काम कर रहा है। हाँ, यह लेंस अभिसारी लेंस जैसा काम कर रहा है। दिस लेंस इज बिहेविंग एज कन्वर्जिंग लेंस। ओके, और यही लेंस है, देखिए लेंस अब की भी उत्तल ही है, लेकिन यहाँ पे उसकी प्रकृति बदल गई। तो हम यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि उत्तल लेंस अवसारी लेंस होता है, अपसारी लेंस होता है, नहीं, हम कहेंगे यहाँ पे उत्तल लेंस
अपसारी लेंस जैसा कार्य कर रहा है। समझिए, अपसारी और अभिसारी उसकी प्रकृति को बताते हैं कि कैसा कर रहा है काम, हाँ उसके काम को बताते हैं। यहाँ अभिसारी जैसा काम कर रहा है, यहाँ अपसारी जैसा काम कर रहा है, डाइवर्जिंग लेंस जैसा काम कर रहा है। तो ये बातें स्टूडेंट ध्यान में रखिएगा कि अभिसारी और अपसारी लेंस का नाम नहीं होता है, ये जो है उसके कार्य को बताता है कि कैसे प्रकाश किरणें जा रही हैं, लेंस से गुजरने के बाद वो फैल रही हैं या एक दूसरे की तरफ मुड़ रही हैं, एक दूसरे से मिल रही हैं। तो अगर एक दूसरे की तरफ मुड़ रही हैं तो हम कहेंगे इट इज बिहेविंग एज कन्वर्जिंग, हाँ अभिसारी जैसा कार्य कर रहा है। और ऐसे ही अगर एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो हम क्या कहेंगे, ये अपसारी जैसा कार्य कर रहा है। तो हमने स्टूडेंट देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें सीखा अभी की क्लास में। टाइम की बात करें तो हमने जो है लेंस के बारे में कई महत्वपूर्ण चीजें सीखा, जैसे कि लेंस कैसा कैसा होता है, किस प्रकार कार्य करता है, इसमें महत्वपूर्ण चीजें क्या होती हैं। आगे की क्लास में स्टूडेंट हम अब सीखेंगे लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, और ये बहुत ही आसान है जैसा कि हम लोगों ने दर्पण में किया है। तो आज के लिए बस इतना ही, आइए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।